नमस्कार दोस्तों। आज से एक साल पहले चैट जीपीटी लॉन्च किया गया था पब्लिक के सामने और ये एक साल में ही पूरा दुनिया ही बदल कर रख दिया। Chat GPT. लोगों के लिए यकीन करना भी मुश्किल था कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इस हद तक पावरफुल हो सकता है। और इसे बनाने वाली कंपनी ओपन एआई है और इस कंपनी को सीईओ है सैम अल्टमैन। एआई रेवोल्यूशन का एक नए चेहरे की तरह बरकरार है। My belief is that all repetitive human work, that will all be done in the next couple of decades, better, cheaper, faster by AI. लेकिन आज से कुछ दिन पहले इस कंपनी में कुछ अजीब गरीब चीजें होती है। अचानक से कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सैम अल्टमैन को फायर कर देते हैं। इस खबर को सुनते हुए कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज ने हल्ला मचा देते हैं कि और फिर धमकियां भी देते हैं कि वो अपनी जॉब से बहुत सारे एम्प्लॉय ने अपनी जॉब से रिजाइन कर देंगे। अगले ही 4 दिन में 3 बार कंपनी की सीईओ की अदला बदली होती है ओपन एआई में। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये सब जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, इस कंट्रोवर्सी के पीछे रीजन बताया जा रहा है कि एक मिस्ट्री एआई क्यू स्टार के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। सैम अल्टमैन को फायर करने से कुछ दिन पहले कंपनी में काम करने वाले रिसर्चर्स ने एक चिट्ठी लिखी थी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चिट्ठी में वार्निंग दिया गया था। चिट्ठी में लिखा गया था कि कंपनी ने एक बहुत ताकतवर एआई आविष्कार किया है, एक ऐसा एआई जो इंसान को खतरे में डाल सकता है और एक ऐसा एआई जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकली एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बल्कि कुछ हद तक फ्यूचर इवेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। इस एआई को कंपनी ने इंटरनली नाम दे रखा है क्यू स्टार। आइए बात करते हैं इस वीडियो में इस रहस्यमय क्यू स्टार के बारे में पूरी डिटेल से। Why should we trust you? You shouldn't. This morning, a blockbuster shakeup in the world of artificial intelligence. Sam Altman, the co-founder of OpenAI, being forced out by the board. Altman once chose Microsoft, and he chose Microsoft again. Yet another twist in the Sam Altman saga at OpenAI. पिछले साल टॉम क्रूज की एक नई फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1। आपको याद होगा तो इस मूवी में जो विलेन था यानी कि मेन विलेन था वो कोई इंसान नहीं था, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर था। It knows your every secret. फिल्म में इस एआई का नाम दिया गया था एंटिटी और ये एआई को इतना पावरफुल दिखाया गया है कि ये हर समय हर वक्त ये मौजूद होता था और ये इंसान को अपनी फायदा के लिए मैनिपुलेट कर सकता था। मैथमेटिकली अपनी मास सर्विलेंस की मदद से ये अपनी फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता था। फ्यूचर प्रेडिक्ट का मतलब यह नहीं कि अगले 10 साल या 15 साल में क्या होगा, बल्कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगली एक दिन या अगले एक हफ्ते में बताना कि उसकी पर्टिकुलर सिचुएशन में उनका फ्यूचर आउटकम क्या निकलेगा। ये एआई 2 या 3 काम में अच्छा नहीं था, यानी कि हर काम में ये इंसानों से बेहतर कर सकता था। इस तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक असल जिंदगी में एक नाम दिया जाता है एजीआई। एजीआई का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। AGI, a computer system that can do any job or any task that a human does, but only better. आज के दिन में जो फेमस आर्टिफिशियल एआई सॉफ्टवेयर है जैसे कि चैट जीपीटी, लैंग्वेज लर्निंग या फिर माइंड जर्नी जैसे जनरेटिव टूल्स, इन सब को एआई की कैटेगरी में डाला जाता है, यानी कि ये कमजोर एआई सॉफ्टवेयर है और ये सिर्फ स्पेसिफिक काम में अच्छी है। इस काम के लिए इसे बनाया गया है, वो काम बहुत अच्छी तरह कर देती है, इंसानों से अच्छा करती है और ये सिर्फ वही काम में स्पेशलाइजेशन है। एजीआई जैसा अगर कोई स्ट्रॉन्ग एआई एग्जिस्ट करेगा तो वो अलग अलग काम को इंसानों से बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएगा और वो एक ही बारी में कर पाएगा। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई भी ऐसा एआई एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में। ओपन एआई कंपनी को साल 2015 में शुरू किया गया था, एक नॉन प्रॉफिट तौर पर शुरू किया गया था और इस कंपनी को बनाने में पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, एक ऐसा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाना एजीआई जो इंसान को बेनिफिट देगा। आज भी इस कंपनी के वेबसाइट में जाओगी तो इन्होंने अपने मिशन को साफ शब्दों में लिखा है, टू इंश्योर दैट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। कंपनी को बनाने में पीछे बहुत सारे टेक एंटरप्रेन्योर के हाथ है, जिनमें से सैम अल्टमैन एंड इलन मस्क का भी नाम आता है। टोटल में करीब 10 को फाउंडिंग मेंबर थे, जिनमें अभी का जो चीफ साइंटिस्ट है इलियास शुक्सबर्ग एंड प्रेसिडेंट ओपन एआई का गर्ग बकमैन, ये भी इंक्लूडेड थे। दोस्तों इस 2 नाम को याद रखना क्योंकि हमारी कहानी में इस 2 लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट किरदार निभाते हैं।
सभी को फाउंडर को मिलाकर टोटल $1 बिलियन प्लेज किए थे ओपन एआई। साल 2019 को फॉर्मेशन करीब 4 साल के बाद सैम अल्टमैन को कंपनी का सीईओ बनते हैं ओपन एआई की, और इससे करीब 4 साल के बाद 2023 नवंबर 17 कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अचानक से सैम अल्टमैन को फायर कर देते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में तो आप लोग जानते होंगे कि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जिनकी तरफ वो ज्यादातर केसेस में पावर होती है कि किसी को फायर करने में और किसी को हायर करने। रूल्स के मुताबिक एक काफी नॉर्मल चीज है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास इतनी पावर होना। ओपन एआई की इस बोर्ड में 6 मेंबर थे, यानी कि 6 मेंबर थे, जिसमें से 3 लोग का नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोग को। एक सैम, एक इलिया, एक गर्ग। बाकी 3 इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव, एक टेक एंटरप्रेन्योर ताशा मैककली और एक हेलेन टर्नर। किसी भी डिसीजन में पहुंचने के लिए मेजोरिटी वोटिंग चाहिए, और ऑब्वियसली बात है सैम तो खुद को फायर नहीं करेंगे और बाकी रहे 5 बोर्ड मेंबर्स। दूसरी चीज ये होती है कि सैम अल्टमैन को फायर करने के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने गर्ग को भी निकाल देते हैं। तो इससे पता चलता है कि गर्ग ने भी सैम के खिलाफ वोटिंग नहीं किया होगा। तो अभी बचते हैं 4 लोग, इलिया, आडम, ताशा एंड हेलेन। ये वो 4 लोग थे जिन्होंने गूगल मीट की कॉल के जरिया से उन्होंने सैम को बताया गया था कि उन्होंने उनको फायर करते हैं। बल्कि क्या कारण था फायर करने के पीछे, पब्लिक की कुछ भी इसके बारे में बताया नहीं गया। बोर्ड ने बताया कि सामने हमारे साथ जो बातचीत करते थे वो खुलकर हमारे साथ बातचीत नहीं करते थे, उनके बीच कम्युनिकेशन क्लियर नहीं थी, और ये इशारा करते हुए बोले कि उन्होंने यानी कि सामने कुछ छुपा रहे थे हमसे। कंपनी से निकल जाने के बाद ना सामने ना गर्ग ने इन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि कंपनी से उन्होंने क्यों निकाला। उन्होंने ट्विटर पर जाके लोगों को कहा कि वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं इस चीज को लेके। इस फैसला को लेके टेक की दुनिया में बहुत ही शॉकिंग था। इसे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी पावरफुल इन्फ्लुएंशियल सीईओ को कंपनी के 4 बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर कंपनी से निकाल, और वो भी अचानक से। क्या असली कारण था जो दुनिया से छुपाया जा रहा है? मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि कंपनी को एक नॉन प्रॉफिट की तरह फाउंड किया गया था, और ये चीजें बड़ी अनोखी और बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलिकॉन वैली में और जितने भी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, पॉपुलर कंपनीज है, वो सब फॉर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। जैसे फेसबुक, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सभी कंपनीज अपने प्रोडक्ट बनाती हैं या अपनी सर्विस बेचती है पैसा कमाने के लिए, और उनका मेन मकसद यहाँ है पैसा कमाना। लेकिन ओपन एआई का मेन मकसद था इंसान का बेनिफिट के लिए एक ऐसा एजीआई बनाना। ये एक रिसर्च फैसिलिटीज ज्यादा थी। ओपन एआई के चैप्टर में ये तक लिखा था कि कंपनी ड्यूटी ह्यूमैनिटी के लिए है, ना कि इन्वेस्टर की और ना कि एम्प्लॉयज की ओर। लेकिन ये नॉन प्रॉफिट वाला मॉडल अफसोस ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। 2019 जिस साल सैम अल्टमैन ने ओपन एआई की सीईओ बने, उसी साल ओपन एआई ने एक नया सब्सिडरी कंपनी बनाया। इस सब्सिडरी कंपनी को फॉर प्रॉफिट रखा गया, इसका नाम ओपन एआई ग्लोबल LLC रखा गया, और ये सब्सिडरी कंपनी कैप्ड प्रॉफिट के मॉडल से काम करती है। कैप्ड का मतलब ये है कि एक लिमिट तक प्रॉफिट कमा जाए। लिमिट था 100 टाइम इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टर इस फॉर प्रॉफिट कंपनी में पैसा लगाएगा उनको ज्यादातर अब 100 टाइम रिटर्न मिल सकता है। उससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी का वो सारा प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट कंपनी को चला जाएगा। OpenAI was actually started and it was meant to be open source. I named it OpenAI after open source. It is in fact closed source, super closed. It should be renamed super closed source for maximum profit AI. साल 2019 में इस फॉर प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी ने सबसे पहले और सबसे बड़ा फाउंडिंग करती है, जो कि $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करती है माइक्रोसॉफ्ट ने। लेकिन अगले 4 साल में जैसे जैसे कंपनी बढ़ते गया, पॉपुलैरिटी बढ़ते गया, इस कंपनी की टोटल $13 बिलियन की इन्वेस्टिंग हो चुका था, यानी कि कर चुकी थी। लेकिन यह भी समझना जरूरी है, फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाया गया था और यह भी कहा गया कि जो फॉर प्रॉफिट का जो कंट्रोल रहेगा वो नॉन प्रॉफिट एआई का पास ही रहेगा। लेकिन इन सब कॉन्फ्लिक्टिंग आर्गुमेंट से बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हुआ, आखिर कितना काम फॉर प्रॉफिट रखा जाए और आखिर कितना काम नॉन प्रॉफिट रखा जाए, और ये जो एजीआई आविष्कार किया जाएगा कितना हद तक इसे फॉर प्रॉफिट रखा जाए, कितना हद तक इसे नॉन प्रॉफिट रखा जाए। अगर ये सब चीज फॉर प्रॉफिट बन गया तो बहुत ही बड़ा हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है ये दुनिया के ऊपर।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फेसबुक ने अपने हर एल्गोरिदम को फॉर प्रॉफिट के लिए यूज किया। चाहे लोगों को मेंटल हेल्थ इशू हो या एडिक्शन हो या लोगों को हेट स्पीच फैलाए इस प्लेटफॉर्म पर, चाहे दुनिया दंगे क्यों ना हो जाए। Facebook in India has been selective in curbing hate speech, misinformation and inflammatory posts. This is according to leaked documents obtained by the Associated Press. सब चीजों को लेके एक्सपोज करते हुए एक खुलासा हुआ था 2 साल पहले। यानी कि ये वही डर होती है एआई को लेकर। लोग को फायर करने से पहले ओपन एआई में काम करने वाले रिसर्चर्स ने इनसाइडर के अनुसार एक चिट्ठी लिखी थी ओपन एआई की बोर्ड को। इसमें लिखा था कि क्यूस्टार एआई डेवलपमेंट कर रहा है, वो एजीआई की करीब पहुंचने में एक बड़ा कदम हो सकता है और क्यूस्टार की ऐसी पोटेंशियल को लेकर इन्हें चिंता है। क्यूस्टार की मदद से एग्जैक्टली क्या क्या करना पॉसिबल है, ये बात सिर्फ कंपनी में काम करने वाले रिसर्चर्स ने और एम्प्लॉयज को ही पता था। लेकिन कॉन्सेप्चुअली बात किया जाए तो क्यूस्टार एआई के बीच में भी कॉन्सेप्ट होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग फील्ड में। रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या है? ये बेसिकली एआई को ट्रेन करने का एक तरीका है। बार बार एआई को ह्यूमन का फीडबैक दिया जाए ताकि एआई सीखता रहे, एनवायरनमेंट को बेहतर समझता रहे और धीरे धीरे बेहतर डिसीजन लेता रहे। क्यूस्टार एक क्यू वैल्यू फंक्शन से नाम फंक्शन कुछ इस प्रकार का लिखा जाता है क्यू ब्रैकेट एस कोमा ए। एस का मतलब है स्टेट और ए का मतलब है एक्शन। क्यूस्टार एक ऐसा फंक्शन जो सबसे ऑप्टिमल पॉइंट को रिसर्च करता है। एग्जाम्पल, मान लो आप चेस खेल रहे हो, आपका सिपाही चेस बोर्ड में किसी एक स्क्वायर पर किसी एक पोजीशन पर खड़ा है। हाँ, वो खड़ा है, उसे स्टेट एस कहा जाएगा। जो अगली मूव आपने चेस में चलाना चाहते हो उसे एक्शन ए कहा जाएगा। इसका क्यू वैल्यू फंक्शन जो है, या आप जब कोई मूव चलाओगी तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है इसकी एनालिसिस करके की बेस्ट मूव बताई जाएगी आपको आपकी पोजीशन की अकॉर्डिंग। इस क्यू वैल्यू फंक्शन से निकला एक बेस्ट एंड सबसे ऑप्टिमल मूव मैथ की भाषा में क्यूस्टार बोलते हैं। यानी कि आपकी इस चेस गेम में बेस्ट मूव कौन सा है आपको चलाने के लिए इस चेस गेम। चेस बोर्ड का तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल लिया, लेकिन सोच कर देखो यही चीज दुनिया में किसी भी चीज पर कर सकता है, यानी कि किया जा सकता है। जैसे कि आप कोई रास्ता में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और एआई आपके आसपास सभी गाड़ी का एक एनालिसिस कर सके कि वो अगली 2 सेकंड या 3 सेकंड या 5 सेकंड में कैसे जाएगी, एक एनालिसिस कर सके, उसकी बेसिस में आपको बेस्ट पॉसिबल ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन दे सके। या फिर कोई इलेक्शन पहले क्यूस्टार एआई हर पॉसिबल सिनेरियो एक एनालिसिस कर सके, इलेक्शन का रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सके। ऐसी काबिलियत ओपन एआई क्यूस्टार रहस्य में है, तो वो काफी हद तक फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। जो मिशन इम्पॉसिबल मूवी में दिखाया गया है वही चीजें किया जा सकता है। इंसान को थर्ड पैटर्न को प्रेडिक्ट कर किसी भी मोमेंट में सारे पॉसिबल डिसीजन को एनालिसिस करना, ये अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट कर पाना कोई इंसान किसी भी सिचुएशन में कैसे फैसला लेगा। बिजनेस डील से लेकर पॉलिटिकल तक सबको इन्फ्लुएंस करने की ताकत है इस क्यूस्टार के पास। ये चीजें कुछ हद तक इंसान भी कर पाता है, लेकिन एजीआई इंसान से काफी नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है कि इंसान के अपनी बेसिस होते हैं और इंसान इमोशनल होता है और उस इमोशन के हिसाब से वो फैसला लेती है। लेकिन एआई यहाँ पर प्रेडिक्शन करेगा सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली बेसिक के पर। चेस की गेम में सारी पॉसिबल एनालिसिस करने के बाद आपको सबसे ऑप्टिमल मूव बताई जाएगी। एआई सबसे एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर दे पाएगा। अभी का जो ChatGPT लर्निंग एंड ट्रांसलेशन बड़ी आसानी के तरीके से कर दे पाता है, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर। लेकिन अगर क्यू वैल्यू लर्निंग इस एआई में डाला जाएगी, किसी भी सवाल का जवाब हमें सबसे ऑप्टिमल तरीका का हमें मिलेगा इस मिस्टीरियस क्यूस्टार एआई को लेकर। लेकिन असलियत में ओपन एआई में काम करने वाले लोग ही जानते हैं कि कितना दूर प्रोग्रेस हुआ है और वो एजीआई का कितना करीब है। लोगों ने खतरे की घंटी बजाई थे क्यूस्टार को लेकर। लोग डर था कि कहीं हम लोग गलत दिशा पर तो नहीं जा रहे हैं, इससे इंसान को फायदा से ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा। इवन दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वेग सा रीजन दिया गया था सैम अल्टमैन को फायर करने का। चल रीजन यहाँ पर 2 अलग अलग विचारधारा थी। ओपन एआई के अंदर एक विचारधारा है फॉर प्रॉफिट जो कमर्शियलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी थी नॉन प्रॉफिट की ग्रुप की विचारधारा जिन्हें ज्यादा डर है इस टेक्नोलॉजी को लेकर। दोनों में से कौन सी साइड यहाँ पर सही है, ये यहाँ पर अपने आप में ही डिबेट का मुद्दा है। वो लोग फॉर प्रॉफिट वाली साइड को फेवर करते हैं
उनका कहना है कि हमें और बेहतर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए बहुत सारे पैसा की जरूरत होगी, इन्वेस्टर का पैसा चाहिए होगा, जिसका बिना ये करना पॉसिबल नहीं होगा। और जो लोग नॉन प्रॉफिट को फेवर करते हैं, उनका कहना है कि प्रॉफिट का आइडियोलॉजी है वो हमारी ओरिजिनल विचारधारा को उसको खतरा हो सके, और ये एक बड़ा खतरा बन सकता है इंसानियत के लिए। इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरू होने से कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट की प्रेसिडेंट बार्ट स्मिथ ने 10 नवंबर को कॉन्फ्रेंस में कहा था, आपको किस पर ज्यादा भरोसा है, अगर आपकी कंपनी एक नॉन प्रॉफिट टेक्नोलॉजी से है या फिर फॉर प्रॉफिट कंपनी से है, जिसे सिर्फ एक इंसान का द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर ये इनडायरेक्टली यही इशारा कर रहे थे जुकरबर्ग के पर। ओपन एआई में खुद दोनों साइड के बीच में जो बैलेंस टाइम से बिगड़ते जा रहा था। फरवरी 23 में ChatGPT का पहली बार पेड वर्जन निकाला गया, ChatGPT प्लस। अगले महीना 1 मार्च को एक API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस लॉन्च किया गया, ताकि बाकी और एम्प्लॉइज ChatGPT 2 इंटीग्रेट कर सके। इसके बाद 14 मार्च को ChatGPT 4 लॉन्च किया जाता है, जो हाइपर कमर्शियलाइजेशन पिछले कुछ महीने में दिखाया गया है ओपन एआई की तरफ से। इसकी वजह से एक वरार बनती गई इन दोनों की साइड के बीच में। ChatGPT की रिलीज होने के बाद यहाँ पर एक क्लियर रास्ता दिखाया जा रहा था रेवेन्यू और प्रॉफिट का। हम एक आइडियलिस्टिक रिसर्च लैब बन के नहीं रह सकते हैं, कस्टमर थे और हमें कस्टमर को सर्व करना जरूरी है। अक्टूबर 2023 में ओपन एआई अपना पावरफुल इमेज जनरेटर DALL-E 3 लॉन्च करता है। इसका ChatGPT का पेड वर्जन के साथ कंबाइन किया जा रहा है, और इसके बाद 6 नवंबर को होता है कि पहली डेवलपर कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में सैम एक प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं जनता के सामने, कोई ऐप या गूगल की प्रेजेंटेशन की तरह बताया जाता है कि ChatGPT की कस्टमर बिल्ट मॉडल भी बना सकते हैं। तो इसे नाम दिया जाता है कि GPTs। अब एक ChatGPT नहीं बल्कि ढेर सारे ChatGPT, अलग अलग ChatGPT बन चुके। यहाँ पर हो क्या रहा था, जैसे जैसे यहाँ कमर्शियलाइजेशन बढ़ता जा रहा था, इस साइड थी सैम एंड प्रेसिडेंट गर्ग जो इस कमर्शियलाइजेशन को एनकरेज करते थे, और दूसरी साइड थी चीफ साइंटिस्ट इलिया जो काफी अनकंफर्टेबल फील करते थे। इलिया एआई की सेफ्टी को लेकर बहुत ही अपसेट फील कर चुके थे। उन्होंने एक टाइम पे अपने एम्प्लॉइज को कहा था, डर है कि एजीआई सिस्टम इंसान को उसी तरह ट्रीट करेगी जैसे आजकल इंसान जानवर को करते हैं। इलिया के अनुसार एजीआई ज्यादा दूर नहीं है, आने वाले अगले कुछ सालों में एजीआई बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेगा, और उसके लिए हमें तैयार होकर रहना होगा। जुलाई के महीने में ओपन एआई अनाउंसमेंट करता है कि न्यू सुपर एलिजमेंट टीम बनाई जाएगी, एआई सेफ्टी टेक्निक पर फोकस करेगा। टीम को लीड करने वाले खुद इलिया। कंपनी डिसाइड करता है करीब 20% कंप्यूटर चिप के पास अभी है, उन्हें सिर्फ इस काम के लिए डेडिकेट किया जाएगा, और सिर्फ सेफ्टी के लिए फोकस करते हुए एआई टूल्स को। अगस्त सितंबर आते ही ये चीज बड़े क्लियर ही हो चुकी थी। कंपनी के अंदर 2 अलग अलग ग्रुप बन चुके थे जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते थे। बात करते थे कि नेक्स्ट कौन सी बड़ी बड़ी चीजें लॉन्च किया जाए। GPT 4 के बाद GPT 5 के बारे में बात करते थे। दूसरी तरफ एलिया यहाँ पर कौन सी प्रिस्क्रिप्शन हमें लेना चाहिए, हम फोकस कर रहे थे कि कैसे और $1 बिलियन इन्वेस्ट कर जा सकती है ताकि हमें स्पीड और बढ़ सकती है। ये सब का नतीजा ये हुआ कि जो 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने थे ओपन एआई, इलिया के साइड ज्यादा। अब उन्हें चिट्ठी मिली कि बहुत बड़ी क्यूस्टर की आविष्कारी हो चुकी। शाम को फायर करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये अनाउंस करते हैं इंटीरियर सीईओ पर काम करेगी, और ये बात थी 17 नवंबर का। लेकिन 19 नवंबर को कंपनी का एम्प्लॉयज ने हल्ला करना शुरू कर दिया। ज्यादातर एम्प्लॉय कंपनी के एक्चुअल में सैम का। माइक्रोसॉफ्ट भी यहाँ पर बड़ी अजीब पोजीशन पे था क्योंकि उनके पास 49% स्टेक था फॉर प्रॉफिट सब्सिडरी का, तो वो भी नहीं चाहता था कि कंपनी बिखर जाए। माइक्रोसॉफ्ट भी प्रेशर डाल रहा था कि कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर के ऊपर कि सैम को सीईओ बना जाए। 19 नवंबर को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सैम के बीच में एक नेगोशिएशन होता है, जहां पर सैम ने गेस्ट पास पहनकर ओपन एआई की ऑफिस में जाते हैं। लोगों को लग रहा था कि शायद सैम ने वापस सीईओ बन जाएंगे, लेकिन वो होता नहीं है।
अगले दिन ओपन एआई अनाउंस करता है 20 नवंबर को पुराने ट्विच की सीईओ अमित शेर ओपन एआई का सीईओ बन रहे हैं। सेम दिन माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ सत्या नाडेला इन्फॉर्म करते हैं इनकी कंपनी एक नई एडवांस रिसर्च टीम बनाएगी और सैम और गार्ग इस टीम को लीड करेंगे। सत्या नाडेला की इस मूव की वजह से माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक रिकॉर्ड हाई पर पहुंच जाता है। सवाल ये आता है कि ओपन एआई की जो सीईओ अमित शेर ने क्या करेंगे, क्योंकि खबर में आता है कि कंपनी का जो 770 एम्प्लॉयज से 743 एम्प्लॉयज ने चिट्ठी लिखा है कि ये कहते हुए सैम गर्ग वापस नहीं आए हमारी कंपनी में, यानी कि हम भी रिजाइन कर देंगे, यानी कि 90% से भी ज्यादा लोग रिजाइन कर देंगे। इस चिट्ठी को साइन करने वाले सबसे पहले मीरा मोरेटी होती है और फिर ट्वीट की बच्छड़ देखने को मिलता है। ढेर सारे एम्प्लॉयज बार बार ट्वीट करते हैं कि AI is nothing without people। ये बात तो सही है, जब कंपनी के सीईओ खुद फायर किया जाएगा और फिर कंपनी का 90% लोग कंपनी छोड़ के चले जाएगी तो कंपनी किस हद तक बचेगा। फिर आता है इस कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। एलिया खुद इस चिट्ठी पर साइन करते हुए और ट्वीट करते हुए कहते हैं, यानी कि एलिया भी इस बात को रियलाइज कर जाते हैं जब कंपनी ही नहीं बचेगी तब कौन सी सेफ्टी प्रिस्क्रिप्शन का ले जाएगी। यह होता है कि कंपनी का 3 को फाउंडर एक साइड में आ जाते हैं, सैम, एलिया एंड गार्ग। बाकी 3 इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स अपनी बातों में डटे रहते हैं। फिर जो नए सीईओ बने कंपनी के अमित शेर ने उन्होंने धमकियां दी। वो भी धमकियां देते हैं कि सैम को फायर करने की वजह क्या है वो बताओ, नहीं तो मैं भी कंपनी छोड़ के चला जाऊंगा। ये सब की बात ये चीज बड़ी क्लियर थी और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। 21 नवंबर को सैम को कंपनी में बुलाकर कंपनी में ओपन एआई का सीईओ बना दिया गया। सैम को उन्होंने समझा कि फॉर प्रॉफिट का जो सेक्शन है